झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं कि ईडी के समन्स को अवॉइड करें। वहाँ बंगाल में ममता बनर्जी अभिषेक से घिरी हुई है, वहाँ तेलंगाना में केसीआर कविता से घिरे हुए हैं, वहाँ स्टैलिन अपने सहयोगी मंत्रियों से टारगेट पे है, वहाँ विजयन केरल में वो टारगेट पे है। ऐसा एक विपक्ष का मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उस अकाउंट में उसमें तो पैसे ही नहीं ट्रांसफर हुआ उस लड़की की। सारा पैसा सुशांत सिंह राजपूत ने आईआईसी पे खर्चा किया, प्लेन चार्टर करके लड़कियों को लेके जाता था, गर्लफ्रेंड्स को। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आप 100 करोड़ कहते हैं कि भाई 338 करोड़ में से 100 करोड़ पार्टी को मिले, लेकिन ये 100 करोड़ विवादास्पद आंकड़ा है, कैसा प्रूव करेंगे आप? जो विवादास्पद आंकड़ा है उसमें से 45 करोड़ गोवा चले गए, ये भी नहीं आपको पता गोवा किसके अकाउंट में गए, कैसे गए, किसके पास गए, कैसा खर्चा किया, कुछ तो आप पकड़िए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। सबसे पहले दोस्तों आपसे माफ़ी चाहूँगी कि पिछले 2 एपिसोड में मैं मौजूद नहीं रही। एक एपिसोड को ड्रॉप करना पड़ा और एक एपिसोड वानखेड़े जी ने खुद कॉन्टेक्ट किया था। तो लौटते हैं आज के एपिसोड पर। दोस्तों, ईडी के शिकंजे में सभी विपक्षी नेता हैं। माहौल कुछ इस तरह का है कि ईडी किस पर कार्रवाई करे और किस पर ना करे, शायद ईडी खुद समझ नहीं पा रही होगी। और इसमें 2 सीएम टारगेट पर है इस वक्त। एक तो केजरीवाल है, जिन्हें ईडी ने समन भेजा, और अभी भूपेश बघेल पर 508 करोड़, महादेवा ऐप के जो प्रमोटर हैं उनसे 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है। आखिरकार ईडी किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, वो भी चुनाव से बिल्कुल पहले। तो वहीं दूसरी ओर जो है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो है, जहां पर सरकार पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में अडानी का नाम सामने आ सकता है? अगर अडानी का नाम सामने आता है तो 2024 में इसका असर किस तरह से होगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल जो एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है, ईडी तो कार्रवाई कर ही रही थी, केजरीवाल को समन भेजा गया और अब भूपेश बघेल पर 508 करोड़ लेने का आरोप। क्या छत्तीसगढ़ चुनाव को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या बदले की कार्रवाई हो रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, 2014 से हमारे देश में हमने एक पैटर्न देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं, विरोधी पार्टियों की खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई एकाएक एक्टिव होते हैं। और ये पैटर्न मैं 2014 के कर्नाटक चुनाव से लगातार देखते आ रहा हूँ। एक भी चुनाव ऐसा मैंने नहीं देखा, गुजरात का छोड़ के, जहाँ ईडी और इनकम टैक्स नहीं गई होगी। आपने ओपनिंग में कहा कि 2 मुख्यमंत्री टारगेट पे है। 2 मुख्यमंत्री नहीं, एक को नोटिस मिला है, एक को ऑलरेडी जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं बघेल पे। वहाँ जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं कि ईडी के समन्स को अवॉइड करें। वहाँ बंगाल में ममता बनर्जी अभिषेक से घिरी हुई है, वहाँ तेलंगाना में केसीआर कविता से घिरे हुए हैं, वहाँ स्टैलिन अपने सहयोगी मंत्रियों से टारगेट पे है, वहाँ विजयन केरल में वो टारगेट पे है। ऐसा एक विपक्ष का मुख्यमंत्री नहीं है वर्तमान में। यदि मैं ये मैंने अभी तो मुझे मान भी टारगेट पे आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक एमएलए पे जो और कुछ अधिकारियों की जो अभी 3 दिन पहले जो इंक्वायरी हुई, तो मान तक जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक यदि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जो नई सरकार बनी है अभी, वो यदि छोड़ दिया जाए, या कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये नई सरकारें बनी हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ऐसा एक भी मुख्यमंत्री नहीं है जो टारगेट पे नहीं है, सारे लोग टारगेट पे हैं। कुल मिला के मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो केस उन्होंने दिल्ली में बनाया, उसमें खन्ना साहब जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो पूरे केस के दौरान पूछ रहे थे ईडी को, मनी कहाँ है मनी लॉन्ड्रिंग में। उन्होंने कहा कि ये चेक जो गया है वो आम आदमी पार्टी को गया है, तो आम आदमी पार्टी को आप पार्टी क्यों नहीं बनाते? मनीष सिसोदिया की जमानत रिजेक्ट हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी तक पार्टी नहीं बनाया ईडी ने, और अब बनाएगी भी नहीं।
क्योंकि आम आदमी पार्टी यदि पार्टी बनती है तो फिर सारे राजनीतिक दल पार्टी बनना शुरू हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहना कि नई नीति से 14 लोगों को 300 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। कोई भी नीति इस देश में होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस देश में जाता है, चाहे सप्लाई का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, किसी भी चीज का, तो उसमें किसी ना किसी जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको प्रॉफिट तो होगा। बिना प्रॉफिट का कोई यहां काम नहीं करता। और प्रॉफिट इज सिन, इज ऐसे जो कहा जाता है वो नहीं है। प्रॉफिट अनिवार्य है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी यदि है तो उसका दायित्व है शेयर होल्डर के प्रति, उसको शेयर होल्डर को पैसा देना होता है। कल सेंट्रल विस्टा का जो कॉन्ट्रैक्ट गया है एलएनटी को, तो एलएनटी ने सेंट्रल विस्टा देश सेवा में नहीं बनाया, कुछ तो उन्होंने भी पैसा कमाया होगा। तो कल हम इस केंद्र सरकार को पकड़ ले कि भाई आपको सेंट्रल विस्टा को देके आपने मनी लॉन्ड्रिंग करवाया, ये नहीं होगा। हो सकता है कि एलएनटी भी पैसा देता होगा, पीएम केयर फंड में भी देता होगा, हो सकता है इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी देता होगा, लेकिन फिर एकदम रिश्वती मानने लगे तो फिर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस आपका पड़ा है, जिसका जिक्र आपने किया ओपनिंग में, तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जिस दिन खुलेंगे उस दिन तो शायद ही कोई राजनीतिक दल बचेगा और शायद ही कोई कारपोरेट हाउस बचेगा तो ईडी के रडार पर नहीं होगा। यदि शेल कंपनियों ने पैसा दिया होगा तो सरकार रडार पे आएगी, यदि अडानी ने दिया होगा तो सारा विपक्ष कहेगा, ईडी को भी फिर कहना पड़ेगा इतने सारे पोर्ट ये सब कुछ दिए। यदि बीजेपी को अडानी जी ने पैसा दिया होगा और धारावी का कॉन्ट्रैक्ट यदि अडानी जी को मिलता है तो क्या ये कैश फॉर डील था, डोनेशन फॉर डील था, डी फॉर डी है? ऐसे असंख्य प्रश्न उठ सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी खुलना उतना ही जरूरी है। लेकिन ईडी का जो स्टेटमेंट है कल का, मैं वाज शॉक्ड। ईडी ने कहा कि 5,39,00,000 रुपए एक असीम दास के नाम के आदमी के घर से पकड़े गए, घर में और कुछ कार में कैश पड़ा हुआ था। ये कैश कुरियर से आया था यूएई से। अभी कुरियर माने हवाला है कि एग्जैक्टली कुरियर है, इसके डिटेल ईडी ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि असीम दास ने बताया कि अभी तक 500 से ज़्यादा करोड़ रुपए आए हैं यूएई से, महादेव ऐप वालों से, और ये बघेल के लिए है। ईडी ये भी कहती है कि अभी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारे पास प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ उसका स्टेटमेंट है। लेकिन इस स्टेटमेंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज करने की जरूरत क्या थी ऐसे यूनिक समय पे, जब 3 दिन बाद 7 तारीख को वहां पहले फेज के 20 सीटों का चुनाव। कोई भी आदमी, एक नया पैटर्न मैं देखता हूं और लगता भी है कि यदि ये पैटर्न ऐसा ही चलता गया तो आने वाले सालों में ये पैटर्न बीजेपी के लिए भी तकलीफ में आएगा, क्योंकि बीजेपी जीवन भर के लिए केंद्र में नहीं रहेगी। जब दूसरी सरकार आएगी तो यही पैटर्न खड़ी कर देगी। आप एक अप्रूवर खड़ा कर देते हैं, एक आदमी का, किसी का, मुजरिम का स्टेटमेंट लेते हैं और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आप सबको मुजरिम बनाना शुरू कर देते हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने स्टेटमेंट दिया कि मुंबई के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए वसूली कर रहे थे, और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपने अनिल देशमुख को 1.5 साल जेल में रखा। जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई और जब कोर्ट के सामने कमिश्नर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके प्रूफ नहीं है। मैंने अधिकारियों से ऐसी बात करते हुए सुना था, भाई हियर से। तो कोर्ट ने खूब लताड़ा कि आप आईपीएस ऑफिसर है, आप हियर से कैसे चार्ज लगा सकते हो किसी पे, और अनिल देशमुख पे छुट्टी। अनिल देशमुख ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करते हुए कहा नागपुर में, जब मैं गया मिलने उनको, तब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी अरेस्ट के पहले मुझे बीजेपी की तरफ से एक एफिडेविट आया, आप इस पे साइन करो, आपके सारे केसेस दफा दफा हो जाएंगे। उस एफिडेविट में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नाम थे, मुझे लेने थे, ये लोग मुझसे वसूली करवा रहे हैं। मैंने जब एफिडेविट से साइन करने के लिए माना किया तो दूसरे दिन दूसरा एफिडेविट आया, इंप्रूव्ड, जिसमें शरद पवार जी का नाम गायब था। उसमें यह लिखा गया था कि आप शरद पवार जी के आपके संबंध है तो आप उनका नाम छोड़ दीजिए, लेकिन उद्धव का ले लीजिए तो भी हम आपको बचा लेंगे। मैंने वो भी एफिडेविट पे साइन करने से मना कर दिया और दूसरे दिन मैं अरेस्ट हुआ।
एक गृह मंत्री एक राज्य का, महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां से 48 सीटें आती है, महाराष्ट्र जैसा राज्य जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन में आगे है इस देश में, उस महाराष्ट्र के गृह मंत्री 1.5 साल जेल में सड़ता है वो आदमी, क्योंकि किसी से आपने आरोप लगवा दिए। यहां जो आरोप लगे हैं दिल्ली में शराब घोटाले में, वो आरोप ही है, ट्रेल नहीं साबित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आप 100 करोड़ कहते हैं कि भाई वो 338 करोड़ में से 100 करोड़ पार्टी को मिले, लेकिन ये 100 करोड़ विवादास्पद आंकड़ा है, कैसा प्रूव करेंगे आप? जो विवादास्पद आंकड़ा है उसमें से 45 करोड़ गोवा चले गए, ये भी नहीं आपको पता गोवा किसके अकाउंट में गए, कैसे गए, किसके पास गए, कैसा खर्चा किया, कुछ तो आप पकड़ी है। मुझे याद है जब प्रियंका गांधी ने जनरल सेक्रेटरी बन के यूपी का चार्ज लिया, तब लगातार वाड्रा रोज 3 दिन तक 8-8 घंटे वाड्रा को ईडी के कार्यालय में बुला के और सीबीआई के कार्यालय में बुला के रगड़ा गया। और सीबीआई और ईडी के उन सवाल जवाब क्या होते हैं, क्या सवाल पूछे और क्या जवाब किए, ये लगातार बीजेपी के ऑफिशियल ऑफिस से ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ब्रीफिंग में बताते थे कि आज वाड्रा को ये सवाल पूछे गए, आज वाड्रा ने ये जवाब दिए। और जब उनको पूछा गया कि ये ईडी के मामले आपके पास कैसे आते हैं, तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों के पास सोर्स होते तो हमारे पास भी सोर्स होते हैं। क्या ये बदनाम करने के लिए, लीक करने के लिए बताया जाता है? क्या अनिल देशमुख के बारे में बीजेपी जो तमाम वसूली सरकार बोलती थी माफी मांगेगी? 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगे, 8 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन हुआ और चार्जशीट में 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जिक्र है, जिस अनिल देशमुख को आपने बदनाम किया। क्या बघेल को ऐसे ही बदनाम करने का प्रयास हो रहा है? क्या 15 साल पुराना एक फेमा का केस निकालकर अशोक गहलोत के बेटे को घेरा गया ताकि अशोक गहलोत परेशान हो? जैसे हमने राजस्थान में भी देखा कि किस तरह से ईडी अधिकारी पकड़े जाते हैं ये कहते हुए कि चिट फंड के जो आपके केस है उसको हम रफा दफा कर देंगे, 17 लाख रुपए दीजिए, और रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। क्या है, ईडी के केसेस सीबीआई और इनकम टैक्स में तो क्लोजर रिपोर्ट लगती है, ईडी के केस में क्लोजर रिपोर्ट लगती नहीं। ईडी का केस कोर्ट से ही फाइनल होता है, इस साइड या उस साइड। ईडी में जब कोई कहता है कि हम आपको मदद करेंगे, मतलब मदद इतनी ही होती है कि आपको प्रताड़ना नहीं होगी, आपके डीफ्रीज किए हुए अकाउंट डीफ्रीज हो जाएंगे, फ्रीज किए हुए अकाउंट, आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी, आपका केस पेंडिंग रखा जाएगा। जैसा महाराष्ट्र में तमाम जो लोग मंत्री बने हैं उनके केसेस अब पेंडिंग है जब तक वो मंत्री है। जिस दिन उन्होंने थोड़ा सा बगावत का सूर दिखाया, उस दिन फिर उनको ईडी के केसेस बाहर निकल आएंगे। और यदि बघेल पे उन्हें आरोप लगाई तो आरोप है, एक असीम दास का स्टेटमेंट है कि मैंने बघेल जी को 500 करोड़ रुपए दिए। अब उसको बताना होगा कि ये दिए कैसे दिए, किसको मिले, जिसको रिसीव किए उसको, ये सारा ट्रेल साबित करना होगा, उस पैसे का क्या हुआ, तभी आप बघेल को मुजरिम मानते हैं। लेकिन बघेल का इस्तीफा मांगने का नैतिक अधिकार कहाँ है बीजेपी के पास? जिस आदमी के परिवार की 1400 करोड़ रुपए के एसेट ईडी ने जब्त किए हैं, वो अजित पवार यदि आपके उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, जिस नारायण राणे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने पूरे सदन में डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट दिए थे सेल कंपनियों के, जो किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके रिलीज किए थे, वो नारायण राणे आपके मंत्री है। 800 करोड़ के केसेस जिस पे चल रहे हैं वो छगन भुजबल मंत्री है, सुनील तटकरे मंत्री हैं, उनकी बेटी हसन मुशर्रफ जिस पे ऊपर ईडी की रेड हो रही थी और वो जमानत के लिए भाग रहे थे, वो मंत्री है। वो तो लेटेस्ट केस है, उनका केस मतलब छापे होके 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और वो मंत्री है। तो जब ईडी ने जिनके ऊपर छापे डाले, जिनका सामान पकड़ा, जिनकी संपत्ति जब्त की, यदि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये तो सिर्फ आरोप है असीम दास के, अभी तो ट्रेल भी साबित नहीं हुआ। तो बघेल क्यों नहीं रह सकते मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद? सवाल यही सवाल है कि बकायदा ईडी ने एक प्रेस रिलीज कर दिया और लास्ट में ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये जांच का विषय है। हाँ। लेकिन इतना बड़ा एक प्रेस रिलीज स्टेटमेंट रिलीज करने की जरूरत क्या थी? क्या ईडी हर रेड के बाद स्टेटमेंट रिलीज करती है? ईडी बता दे कि हर रिलीज स्टेटमेंट के बाद हमने रिलीज किया। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। यदि आप सुशांत सिंह राजपूत की
आत्महत्या हत्या का मामला हो, तब तो वो दिया चक्रवर्ती ने करोड़ों रुपए लिए करके उसके बैंक स्टेटमेंट तक गोदी मीडिया दिखा रहा था। ये उसके बैंक स्टेटमेंट है और वो सब पूरा ग्राफिक्स में दिख रहा था, बैंक स्टेटमेंट के फोटोग्राफ दिखा रहे थे। कहाँ है वो बैंक? कौन से स्टेटमेंट? किसने दिए गोदी मीडिया को? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उस अकाउंट में उसमें तो पैसे ही नहीं ट्रांसफर हुआ उस लड़की के। सारा पैसा सुशांत सिंह राजपूत ने आईआरसी पे खर्चा किया, प्लेन चार्टर्ड कर करके लड़कियों को लेके जाता था, गर्लफ्रेंड्स को। ये सारी बातें उसके अकाउंट से जो पैसे गए हैं वो सारा ट्रेल साबित हुआ। और वो इतना घिनौना ट्रेल था कि उसके बाद उनके खुद के पिता ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन बंद करो, क्योंकि जिसकी इमेज बॉय नेक्स्ट डोर थी, पूरे देश में जो सिंपैथी थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, इस इन्वेस्टिगेशन ने बता दिया वो भी उन्हीं लोगों का हिस्सा है जिसको हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। जी, इस पर आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपसे सवाल ये रखा था, ये भी आपको जवाब देना होगा शायद, कि ईडी क्या सामने छत्तीसगढ़ में चुनाव है? जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में इतने सारे मंत्री हैं जो वॉशिंग मशीन में धुलकर अभी बीजेपी में शामिल है या शिवसेना के दूसरे गुट में शामिल है, बाकायदा मंत्री बन चुके हैं। बंगाल के ऐसे तमाम नेता हैं जिन पर चिटफंड के आरोप लगे, जिनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए जो पकड़े गए, लेकिन आज वो अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स हैं, बीजेपी में चले गए। लेकिन एक सिंगल आरोप पर ईडी का प्रेस रिलीज करना और इस तरह से छत्तीसगढ़ के सामने चुनाव है, इसे देखते हुए ईडी की कार्रवाई, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ईडी अब भाजपा एजेंट बन चुकी है या स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रही है? ईडी ये ब्रह्मास्त्र है बीजेपी का चुनाव में। जब बीजेपी को लगता है कि अब हार निश्चित है, ऐसे में जीतने के लिए एक आखिरी उपाय वो है ईडी। ईडी दो काम करती है, आदमी को बदनाम करने का प्रयास करती है और पैसे का स्रोत जो है उसको फ्रीज करती है। आज कांग्रेस में कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास पैसा है नहीं चुनाव लड़ने का, पैसा पहुंचा नहीं। हम कितना भी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी की बात करें, वस्तुस्थिति यह है कि हमारे देश के चुनाव में नंबर 2 का पैसा चलता है। इलेक्शन कमीशन ने भी सर्वोच्च न्यायालय को भी ये बताया, कुछ कुछ केसेस में जो लिमिट है उम्मीदवार का उससे 70 गुना 70 टाइम्स 700% मोर एक्सपेंडिचर होता हुआ पकड़ा जाता है। आपने यूपी के चुनाव में अखिलेश के उन तमाम फाइनेंसर के यहाँ रेड करी तो अखिलेश को चुनाव में पैसे की कमी पड़ी तो केसीआर ने अपने पार्टी फंड से उनके पार्टी फंड में 200 करोड़ रुपए दिए कि परेशान मत हो, हम साथ हैं। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड चेक करना जरूरी है कि 9,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ बीजेपी को कैसा मिलता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, बेनामी पैसा जो चंदे के तौर पर चुनाव में इस्तेमाल होता है, उस पर सरकार ये कह रही है, वही सरकार जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए 2014 में सत्ता में आई थी, वो सरकार कह रही है कि जनता को हक नहीं बनता कि ये पैसा कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी हो। क्यों जनता का हक नहीं बनता? सरकार का हक जनता क्या खाती है फ्रिज में झांक के देखने का है। सरकार का हक ये है कि तुम क्या पहनो क्या नहीं पहनो, किस भगवान की पूजा करो, यहाँ तक सरकार। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बजरंग दल पे बटन दबा के नाम से बटन दबाओ, तो इनडायरेक्टली वो प्रधानमंत्री आदेश ही दे रहे हैं, मतलब गुजारिश हो। प्रधानमंत्री कहते गुजारिश भी आदेश जैसा होता है कि आप बजरंग दल की उस दिन पूजा करो भाई, बजरंग बली की। कुल मिलाकर बात यह है, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड ये राजनीतिक आर्थिक व्यभिचार है। राजनीतिज्ञों का आर्थिक व्यभिचार है, भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार स्ट्रेट होता है, व्यभिचार ये सीधा हिट करता है बेसिक प्रिंसिपल्स को। आप पॉलिटिकल, आप एक कॉर्पोरेट हाउस से या आप एक ये सामान्य इंसान है, आपको बीजेपी को या आपको कांग्रेस को चंदा देना है। आप एसबीआई एक बैंक सरकार ने तय की, उसके सिवा कोई और बैंक नहीं। एसबीआई समय समय पे अनाउंस करती है कि इस डेट से इस डेट तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की खुली बिक्री
शुरू हो गई। आप जाइए बॉन्ड खरीदिए, वो एसबीआई को मालूम है कि आपने बॉन्ड खरीदे। उसके बाद वो बॉन्ड आप मुझे दीजिए, मैं एक पार्टी हूँ, पॉलिटिकल पार्टी अशोक वानखेड़े, मुझे 15 दिन में वो कैश करने हैं। तो एसबीआई को ये पता है कि आपने दिया हुआ बॉन्ड अशोक वानखेड़े ने कैश किया, मतलब अशोक वानखेड़े को आपने पैसा दिया, ये एसबीआई के रिकॉर्ड पे है। एसबीआई का रिकॉर्ड गोपनीय रखा जाता है, ईडी को उस रिकॉर्ड का एक्सेस है। और सरकार कितना भी नहीं कहे, एसबीआई ये कोई स्वायत्त संस्थान नहीं है। यहाँ स्वायत्त संस्था ने सरकार के दरबार में मुजरा कर रही है, ऐसे में जो स्वायत्ता है ही नहीं, जिसको जो सरकार के अधीन है, वो सरकार को ये आंकड़ा नहीं देगा, ऐसा कौन मानता है? जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि सरकार के पास भी आंकड़े होते हैं, तो जारी करने में क्या दिक्कत? ये एक दलील ये आई कि ज्ञान जो दान देने वाला अपना नाम उजागर करना नहीं चाहता। लेकिन यदि एक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या इंडिविजुअल पर्सन भी है, उसके बैलेंस शीट में या उसके इनकम टैक्स रिटर्न में उसको फाइल करना होगा, ये जो पैसा दिया है मैंने, लिमिटेड कंपनी को बताना होगा कि हमने इतने करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं, इतनों को दिए हैं। इसके मायने ये है कि देने वाला के डिटेल्स तो हैं, किसको दिए इस पे चद्दर डालने की जरूरत क्या है? मैं तो एक और आह्वान करता हूं देश नीति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि देश में सभी राजनीतिक दल भ्रष्ट है। एक भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, जिसके आते से राम राज्य शुरू हुआ, और खासकर नरेंद्र मोदी से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति इस देश के इतिहास में पैदा नहीं हुआ, ये भी मैं मानता हूं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके प्रचारक रहे हैं मोदी जी, जिस संघ में ढले हैं मोदी जी, वो राष्ट्र का काम करती है, ये भी मैं मानता हूं। वहां भी व्यभिचार और भ्रष्टाचार को जगह नहीं है, ये भी मैं मानता हूं। तो इन तमाम चीजों का वास्ता देके मैं भारतीय जनता पार्टी को गुजारिश करता हूं, आप यदि आपको मिला हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का दान, डोनेशन पब्लिक करे कि किसने दिया, तो आपकी इमेज और उठेगी। आप क्यों डर रहे बताने में? कानून मुझे अलाउ नहीं कर सकता कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन इसको ओपन करने में कानून कोई बंधन आप पे भी नहीं रख सकता। राजनीतिक दलों के पास तो ये बंधन नहीं कि वो बताए उनको किसके कहां से कितना मिला। आम आदमी पार्टी जब नई नई निकली थी तो उनके वेबसाइट पे सब लिखा रहता था कि किसने कितने पैसे दिए। जैसे वो सत्ता में आई, उन्होंने भी वो चैप्टर बंद कर दिया, क्योंकि हर डोनेशन ये डील के लिए है, ये आरोप में लगाता हूं। डोनेशन फॉर डील। जिस दिन कंपनियों के नाम सामने आएंगे, पैसे का क्वांटम सामने आएगा, तो कोई भी आदमी उस कंपनी को मिले हुए सरकार के फेवर, सरकार ने नीतियों में किया बदलाव, उस कंपनी को हुआ प्रॉफिट, सरकार ने उसको दिया हुआ काम, इससे जोड़ के एक सामान्य इंसान भी ट्रेल लगा देगा कि इधर का पैसा इधर आया। ये पैसा रिश्वत लेने का एक नया रूल निकला है। इसीलिए मैंने बोला कि आप रिश्वत के खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपने इसको लीगलाइज कर दिया है। और रिश्वत को जो लीगलाइज करता है वो राजनीतिक दलों का आर्थिक व्यभिचार है। ये शब्द मैंने इसलिए यूज किया था। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को सारा डेटा इकट्ठा करना होगा, अगर वहां पर मोदी और अडानी का कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, जैसे आपने कहा कि इधर का पैसा इधर गया, वो तो सामने आ जाएगा, इतने सारे फेवर्स क्यों किए गए, सारा चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, कंपनीज हो, सब कुछ क्यों एक ही के नाम पर किया गया, इसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो इसका असर किस तरह से होगा? अडानी का नाम अगर सामने आता है तो 24 में इसका मुझे डर है कि इलेक्शन कमीशन डाटा देगा या नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमारे पूरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, हम पार्टी को रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पार्टी को हम रजिस्टर कर सकते हैं, हम चुनाव कंडक्ट कर सकते हैं, हम चुनाव में भ्रष्टाचार नहीं हो ये देख सकते हैं,
हम चुनाव में दागी लोग नहीं आए, क्रिमिनल्स नहीं आए, इसके बारे में हम स्टेप ले सकते हैं। लेकिन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से चंदा लेती है और वो चंदा हमको बताए। खर्चा तो पॉलिटिकल पार्टी बता सकती है, लेकिन चंदा के डिटेल्स मांगने का हमारा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को शायद मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन से लेटर जाएगा, जो मेरी भी जानकारी है। इलेक्शन कमीशन में मैं भी कुछ लोगों से जानता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, हमारे अधिकार में ही नहीं आता कि हम चुनाव मतलब पूछे कि कैसा भाई तुम्हारे पास चंदा कहाँ से आया। ये अलग इलेक्टोरल बॉन्ड का एक कानून बना है, उसके तहत भी हमें जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। ये मामला लंबा चलेगा। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को आखिर में आदेश देना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास सारी राजनीतिक दल जो रजिस्टर्ड है वो जमा करे, नहीं तो इलेक्शन कमीशन को वो आदेश दे कि ये विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए कि जो कंपनियां, जो पॉलिटिकल पार्टीज हमें ये नहीं दे रही है उनको आप डिरिकग्नाइज करें। तो क्या इसमें अडानी का नाम सामने आ सकता है? उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो नाम बाहर आएंगे। अब यकीनन आ जाता, यकीनन आएगा। जब तक बीजेपी नहीं कहती कि नहीं और अडानी कहता है कि मैंने नहीं दिया, तब तक को मुझे ये बोलने का अधिकार है कि अडानी ने भी दिया, बजाज ने भी दिया, रुइया ने भी दिया, इस देश के हर उद्योगपति ने बीजेपी को पैसा दिया। क्या उसमें अडानी सबसे ऊपर है? ये रकम ज्यादा है अडानी की ओर से? जब तक बीजेपी कहती कि अडानी का, जब तक बीजेपी ये लिस्ट बाहर नहीं देती या अडानी जी नहीं बताते, तब तक ये अधिकार है मुझे बोलने का कि मैं कहूँ कि अडानी जी ने सबसे ज़्यादा दिया होगा, क्योंकि ये बीजेपी को सामने आना होगा। और यदि बीजेपी इस मामले में सामने आती है तो प्रधानमंत्री का ईमानदारी की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और सुदृढ़ होगा। प्रधानमंत्री इस देश में हीरो बन जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री हीरो बनना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हीरो बनने जाएंगे तो जीरो बन जाएंगे, क्योंकि अपने मानस पुत्रों से कैसा पैसा लेकर उनको कैसे काम दिया, ये सारा ट्रेल मार्केट में आ जाएगा। तो फिर आपके पास चेहरा नहीं रहेगा 2024 में भ्रष्टाचार की बात करने का। ये बात अलग है कि इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि महाराष्ट्र में सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगा के उनको वॉशिंग मशीन में क्लीन करके फिर उनको सत्ता में उनके साथ सत्ता भोगने का सुख भी वो लेते हैं और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात भी वो करते हैं। मेरी ईमानदारी की तपिश इतनी है कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे पास नहीं बैठ सकता। बाप रे बाप रे बाप, इतना अधिकार के साथ बोल सकते हैं। इन लोगों का मतलब गिरगिट भी शर्मा जाए रंग बदलने में। इससे ज़्यादा इस देश के राजनीतिक नेता रंग बदलते हुए हम लगातार देख रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है, जनता भी देख रही है, जनता समझ भी रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, वीकेंड विद वानखेड़े का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है विपक्षी नेताओं पर, विपक्ष शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर, तो एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सरकार पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आगे घिरती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा और साथ ही साथ ईडी की कार्रवाई कहां तक जाकर के रुकेगी, इस पर हमारी कड़ी नजर होगी। तो आप देशनीति के साथ बने रहें। अगर इस एपिसोड को अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दबा करके लाइक करें, दबा करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। जहां कहीं ना कहीं टीवी मीडिया, गोदी मीडिया सत्ता पक्ष के आगे नतमस्तक है, वहां देश नीति अब तक सच्ची खबरें जो है पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से आप देश नीति को प्यार देते रहेंगे, देश नीति के साथ बने रहेंगे। और जाते जाते अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।